फर्टिलाइजर शेयरों में क्या चल रहा है, आगे इनका क्या आउटलुक है, इस बारे में और पूरे मार्केट के सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए, शेयर इंडिया के वीपी एंड हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी धन्यवाद। मुझे एक बार फिर से यहाँ पर संदीप जी आपने बुलाया, और जिससे कि मैं लोगों को किस तरीके से बता सकता हूँ, जागरूक कर सकता हूँ, और खास तौर से फर्टिलाइजर सेक्टर जो आपने चूज किया है वो काफी अच्छा सेक्टर है, तो आज उसकी चर्चा करेंगे। सर, आज फर्टिलाइजर सेक्टर पे तो चर्चा करेंगे, साथ ही मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी जोश दिख रहा है, काफी ज्यादा तेजी दिख रही है, तो फर्टिलाइजर और मार्केट दोनों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि पहले हमने हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट दिखाई है फर्टिलाइजर शेयरों पर, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे लेता हूं। सर, हमने देखा है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनके लिए जो डिमांड आउटलुक है वो कैसा नजर आ रहा है, स्पेशली इस बार के खराब मानसून के बाद, क्योंकि हमारी स्पेशल रिपोर्ट में भी हमने बताया कि जो मानसून है वो एक समान नहीं रहा, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप पूरे इस फर्टिलाइजर सेक्टर का डिमांड आउटलुक जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा। जिस तरीके से इस बार मानसून में एक तरीके से ये कहें कि एलनीनो की तरीके का जो इम्पैक्ट है कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश, कहीं पर बहुत कम बारिश, कहीं पर बारिश ही नहीं है, उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बड़ा देखने को मिलेगा। और जो पिछले लगभग 2-3 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे होने शुरू हुए थे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, उनमें जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स ने 100% से ज्यादा 200% तक के भी रिटर्न दिए, उनमें जरूर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो काफी अभी अच्छे हैं इन कंपनियों के फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट की सब्सिडी और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट को लेकर के जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उसको काफी फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्वार्टर के नंबर्स के इम्पैक्ट में ये इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है, और उसको देखते हैं तो थोड़े अंडर वैल्यूड भी लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो रैली है वो इस साल के जो अगला क्वार्टर है उसमें भी अभी जारी रह सकती है। उसका इम्पैक्ट अगले थर्ड क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिमांड आउटलुक काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शायद यही कारण है कि जो शेयरों के प्राइजेस हैं वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सर, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एक तो भारी मात्रा में रूस से जो इंपोर्ट होने वाले फर्टिलाइजर है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा कच्चे माल की कीमतें भी हैं, उसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिससे जो उत्पादन खर्च है वो इन कंपनियों का बढ़ता हुआ दिखा है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो घरेलू गैस की कीमतें हैं, जो फ्यूल कॉस्ट होती है, उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है वो दिखा है। जिस तरह से सप्लाईज कम हुई है वर्ल्ड ओवर गैस की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनियों के मार्जिन पे देखने को मिला है। तो मार्जिन को लेके कब तक आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो यूरोप की जो गैस सप्लाई रोक दी है उससे काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। एक तो आप ये बताइए कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो कब तक सुधर सकते हैं, और दूसरा ये जो गैस की सप्लाई बंद हुई है यूरोप में रूस की ओर से, उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं जो गैस को इस्तेमाल करते थे एज अ फ्यूल के तौर पे, वो भी वहाँ पे बंद होते हुए दिखे हैं। तो क्या उससे कोई एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है वो इस सेक्टर के लिए खुलती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर जरूर बन सकती है, लेकिन जो मुद्दा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कमोडिटी की प्राइसेस, केमिकल की प्राइसेस, और खास तौर से फर्टिलाइजर स्टॉक्स जिन पर डिपेंडेंट है, उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उनका जो दबाव है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में काफी बड़ा देखने को मिल सकता है, और वहां पर इम्पैक्ट आपको जरूर हिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, और खास तौर से जब भी जियो पोलिटिकल टेंशन हो, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरीके से वोलेटाइल रही हैं, और साथ ही गैस को प्राइसेस को लेकर के अनसर्टेनिटी अचानक से जो क्रिएट हुई है, इनका इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर पे पड़ेगा। और उम्मीद है कि जो ये नंबर पे इम्पैक्ट होगा वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या मार्जिन में जो रिकवरी की उम्मीद है वो कब तक करें सर फिर? देखिए, मार्जिन में रिकवरी के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर जरूर इंतजार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि लगभग इसमें समय देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो 3 से 6 महीने का पीरियड यहाँ पर लग सकता है। चलो, तो 3 से 6 महीने लगेंगे जब तक इन कंपनियों के जो मार्जिन है उसमें सुधार देखने की आप उम्मीद करके चले। ओवरऑल डिमांड अच्छी है, लेकिन मार्जिन पे प्रेशर है, ये एक दिक्कत की बात है। इस सेक्टर में सर हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां हैं, जिसमें आरसीएफ है, एनएफएल हुआ, और उसके साथ साथ कुल मिला के 8 ऐसी सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जिसको सरकार ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक विनिवेश है उसकी लिस्ट में शामिल किया, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। ये कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है लिस्टेड स्पेस की कंपनी के लिए, और साथ ही साथ जो बाकी कंपनी हैं उनके लिए भी?
देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो क्लियर कट है कि सरकार विनिवेश के जरिए प्राइवेट से पैसा जुटाना चाहती है और सरकार अपने घाटे को भी यहाँ पर रिकवर करना चाहती है, क्योंकि फर्टिलाइजर और केमिकल जो स्टॉक्स होते हैं उनमें सब्सिडी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है और ओवरऑल जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल डेवलप होते हैं वो इसकी वजह से ही होते हैं। तो अभी के जो सिनेरियो है उसमें सरकार का भी चूंकि जो एक अर्निंग टारगेट था, जो विनिवेश का टारगेट था, वो पूरा नहीं हुआ है, तो आगे इसकी कोशिश यहाँ पर सरकार जोर जोर से कर सकती है। अब भारत सरकार अगर इसकी जोर जोर से कोशिश करेगी तो उसका फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर को भी मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं तो उसके वैल्यूएशन और इन्वेस्टर को रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा यहाँ पर विनिवेश की प्रक्रिया जल्द हुई तो इन्वेस्टर के लिए हित में रहेगी और उनको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। ओके, तो अगर विनिवेश को लेके सरकार तेजी से आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आरसीएफ एनएफएल जैसी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर नया प्लेयर आएगा, कोई निजी कंपनी आएगी, तो जाहिर सी बात है कंपनियों की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा और इन कंपनी के जो मार्जिन हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो शेयरों के प्राइजेस में साफ तौर पर देखने को मिलता है। सर, अब मुद्दे की बात करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है, तो हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर शेयरों ने बीते एक साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। सेक्टर की अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें तो 70 से लेके 170% तक के जो रिटर्न्स है वो पिछले एक साल में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में जिस तरह के रिटर्न इन शेयरों ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिस तरह का रन अप इन काउंटर्स में हो चुका है, क्या इन शेयरों में निवेश का मौका बनता है? और साथ ही ये भी बताइए कि अगर कोई निवेश करता है इस सेक्टर में, कोई अगर आपके पिक्स हैं भी, तो जोखिम क्या है, रिस्क क्या है इस सेक्टर में निवेश करने के? देखिए, काफी बड़ा सवाल है। मैं एक एक सेगमेंट पे लेता हूं तो ज्यादा बेटर है। पहला, देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक के लिए यही बता देते हैं कि आपको निवेश यहाँ पर किसमें करना चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली निवेश करिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न आपको एक कॉन्फिडेंट रिटर्न मिले हैं वो फर्टिलाइजर स्टॉक से ही आपको मिले हैं और जिन्होंने अग्रेसिव रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल नंबर्स अगर देखते हैं, चाहे आप निफ्टी में 500 में कंपैरिजन करें या स्टॉक मार्केट में कंपैरिजन करें, तो ये काफी रिलायबल सेक्टर यहाँ पर निकल के आया है और इसी वजह से अब म्यूचुअल फंड हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और यही एक रीजन रहा है जिसकी वजह से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अब लिक्विडिटी देखने को मिली। क्योंकि आपको याद होगा संदीप जी की 2-3 साल पहले जब ये ट्रेडिंग होते थे तो इनमें वॉल्यूम बहुत कम होता था, लेकिन अब वॉल्यूम ट्रिगर्स भी यहाँ पर बने हैं। तो स्टॉक जो अभी के सिनेरियो में अच्छे लग रहे हैं अग्रेसिव तरीके से, पहला है जीएनएफसी जो कि इस समय चल रहा है 780 के पास। ऐसा लगता है देख करके कि ये 980 और 1000 के लेवल आपको आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें फ्रेश बाय करें, पुराना बाय किया हुआ है उसको होल्ड करिए, नया निवेश करना है, लेकिन आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये स्टॉक थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर जरूर है, तो इसमें स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा डाउनफॉल का अगर वेट कर लें, जैसे 1000 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और अगर ये 950-900 के आसपास मिलता है तो अच्छा वैल्यूएशन है, नहीं तो भी यहाँ पर भी अपना जो पैसा आप सोच रहे हैं निवेश करने को उसका 20% फर्टिलाइजर सेक्टर से अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें आप ये पैसा इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। जीएनएफएफसी में मैंने 2 स्टॉक की बताए, तो आप उसमें अपना 60% निवेश करें और 40% निवेश आप इस पे कर सकते हैं। अब अदर स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ध्यान रखते हैं दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, टाटा केमिकल, जिन कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूं इनमें अग्रेसिव रिटर्न यहां पर मिल रहे हैं। तो त्योहारों का मौका आने वाला है और आपका सही टाइम पे प्रोग्राम है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यानी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और अगर डिप यहां से 5 से 8% का मिलता है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो जो पैसा आज आप निकाल रहे हैं दिवाली के त्योहारों को मनाइए, बचा हुआ पैसा वापस से जब थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन आता है फिर ले लीजिए। ये स्ट्रेटेजी रखिए तो फर्टिलाइजर स्टॉक से आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ी रहेगी। ठीक है, तो आपने कहा दीपक फर्टिलाइजर, साथ ही साथ टाटा केमिकल्स और एक तीसरा स्टॉक आपको कह रहे थे चंबल फर्टिलाइजर। ये तीनों स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप पहले से निवेशित हैं तो आप थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रन अप इन स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुका है और थोड़े करेक्शन पे मिले तो आप इन स्टॉक्स में फिर से री एंटर कर सकते हैं। अभी फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय आपको दी जा रही है। लेकिन 2 स्टॉक्स जो कि अच्छे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, उसमें जीएनएफसी है। सर, इसमें मैंने टारगेट नोट कर लिया है, 980 रुपये का आपने इसमें टारगेट दिया है, और दूसरा जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है उसमें आपने टारगेट क्या दिया है वो भी एक बार फिर से बता दीजिए।
कोरोमंडल देखिए अभी जो जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उसमें 1250 तक के लेवल ये जा सकता है, लेकिन वैल्यू बाइंग के लिए इसीलिए मैंने बताया कि अगर थोड़ा करेक्शन मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप निवेश अगर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर निवेश जरूर करिए। यानी कि जो भी आप कोरोमंडल के लिए आप निवेश की रणनीति रख रहे हैं, अगर आप 100 रुपए का निवेश कोरोमंडल में करना चाहते हैं तो 30 से 40 रुपए का निवेश यहाँ पर कर दीजिए जो 1040 का लेवल चल रहा है, नहीं तो 950 के आसपास पूरा फंड डाल सकते हैं। टारगेट होगा 1250 रुपए। 1250 रुपए का टारगेट है। समय यहाँ पे भी 3 महीने का ही है सर? जी बिल्कुल। ठीक है, तो जीएनएफसी में 980 रुपये ये 3 महीने का लक्ष्य है, और कोरोमंडल इंटरनेशनल में मौजूदा लेवल्स पे भी आप निवेश कर सकते हैं। 1250 का टारगेट है, नीचे में 950 रुपये के आसपास मिले तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसमें निवेश करें। 1250 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो अगले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थी हमारी फर्टिलाइजर सेक्टर पर खास चर्चा। लेकिन आज सर मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से नए जो लेवल्स हैं वो पार कर रहा है, उसके बाद मार्केट के ऊपर भी एक चर्चा करनी बनती है, क्योंकि बाजार आप देखेंगे तो 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, रिकॉर्ड ऊंचाई निफ्टी के। अगर हम 18604 का लेवल जो हमने देखा था अक्टूबर 2021 में, वहां से अब महज 3% के आसपास की दूरी बची है। ऐसे में बाजार की क्या तेजी जारी रहेगी? अगर जारी रहेगी तो खरीदारी कहां पे करनी है? अगर थोड़ा गिरावट का इंतजार करना है तो फिर मुझे छोटे मझोले जो शेयर हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप है, जो कि थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं मेजर इंडाइसिस के मुकाबले, उन पर क्या राय है वो भी बताइएगा। देखिए इस समय निफ्टी 18,000 के ऊपर आते ही वापस से कॉन्फिडेंस गेन होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ है कि जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहा है कि यहाँ पर उनकी वजह से भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि एफआईआईज ने अभी कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं दिखाया है, क्योंकि यूएस में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो वहां के लोगों के लिए वो अट्रैक्शन ज्यादा है कि बॉन्ड प्राइसेस में उन्हें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इक्विटी में पैसा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में स्टॉक के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर चर्चा यहाँ पर अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अभी जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है, और वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा उसमें अंडर वैल्यूएशन है, क्योंकि काफी जो है वो करेक्शन देखने को मिल चुका है। ऊपर से स्टॉक 30 से लेकर के 60% तक के करेक्शन आईटी सेक्टर में छोटी और बड़ी कंपनियों में देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि जो यहां से ट्रिगर जनरेट होगा वो आईटी सेक्टर को काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकता है। दूसरा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक में सेक्टर स्पेसिफिक में जाते हैं तो बैंकिंग, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा हम फर्टिलाइजर की चर्चा कर रहे हैं। तो ये 4 सेक्टर जो है वो अभी आगे आने वाली जो यहाँ पर निफ्टी की रैली है या सेंसेक्स की रैली, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अक्टूबर 2021 19 अक्टूबर 2021 को निफ्टी का हाई बना था, जो आपने अभी लेवल्स बताए, और आप बिलीव रखिए मुझे लगता है कि 19 अक्टूबर 2022 में वो लेवल टेस्ट होकर टूटते हुए नजर आएंगे, और इस बार दिवाली में टॉप पे जो है वो मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिसेशन के खतरे के बावजूद भी ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो अब इक्विटी का वापस से रीगेन कर रहा है, कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा है, तो मार्केट में अभी रैली यहाँ पर कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, तो बाजार में तेजी जारी रह सकती है, और इस बार की जो दिवाली है वो काफी धूमधाम वाली होगी, क्योंकि 19 अक्टूबर 2021 को जो 18604 के हाई बने थे वो 19 अक्टूबर 2022 से पहले या उसी दिन रवि सर हमें कह रहे हैं कि वो टूटते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस बार हो सकता है कि दिवाली हमें ऑल टाइम हाई के साथ आती हुई देखिए। लेकिन सर आपने एक जो इंपॉर्टेंट मैंने चीज आपसे पूछी थी वो नहीं बताई, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप जो हैं, उनका क्या होगा? क्या उनमें तेजी जारी रहेगी, क्योंकि वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज समझिए यहाँ पर संदीप जी की जो लार्ज कैप है उनमें काफी स्टॉक्स, अभी आपने जैसे पिछली रिपोर्ट में भी मेंशन किया था, बिल्कुल उस रिपोर्ट को अगर देखिए तो निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से 464 स्टॉक टॉप पर हैं, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न के साथ में, और लार्ज कैप ने यहाँ पर ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे लगता है कि अब आपका पोर्टफोलियो जो है वो सामंजस्य बनाकर रखिए। सामंजस्य का मतलब है कि आप अगर 100 रुपए का निवेश करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि आप लोग आसानी से समझ सकें, अगर आप 100 रुपए का निवेश करना चाहते हैं तो आप उसमें कम से कम 50% यानी 50% जो निवेश है वो लार्ज कैप की तरफ रखें, यानी कि निफ्टी के 200 स्टॉक्स में आप फोकस करें। अब बाकी का जो 50% है उसको 25-25% डिवाइड कर दीजिए, और स्मॉल कैप और यहाँ पर मीडियम जो मिड कैप की कंपनीज है उनमें फोकस करें। अब उनमें किस कंपनी में फोकस करना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे
इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने आपने लार्ज कैप का कंपैरिजन कर लीजिए, आईटी सेक्टर से लार्ज कैप के स्टॉक्स भी हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप के भी स्टॉक्स हैं। साथ ही ऑटो सेक्टर ने जो अभी रैली दिखाई है उसमें लार्ज कैप जो है वो काफी अग्रेसिव चल चुके हैं, लेकिन छोटी कंपनीज जिनके जो पार्ट्स बनाती हैं, जो बेयरिंग बनाती हैं, उन कंपनीज में अभी रैली नहीं देखने को मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर जाइए तो आप स्टार्टअप की तरफ फोकस करिए। सेकंड, यहाँ पर जो ऑटो पार्ट्स कंपनीज है उनकी तरफ फोकस करिए। और तीसरा, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करती या फिर जो खास तौर से डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करती, उन कंपनीज में आपको यहाँ पर फोकस करके मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा और ज्यादा अच्छे अग्रेसिव रिटर्न आपको दिवाली तक दे सकता है। ठीक है, तो चलने तो मिड कैप लार्ज कैप भी मिड कैप स्मॉल कैप भी हैं, लेकिन लार्ज कैप में आप अपने 100 रुपये का निवेश करना चाहते हैं तो 50% का निवेश करें, 25% आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाइए। और खास तौर पे आईटी, ऑटो और डिफेंस, इस क्षेत्र की जो छोटी कंपनी हैं, जो बड़ी कंपनी को खास तौर पे सेवाएं देती है, चाहे वो ऑटो एंसिलरी हुई या आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हुई या डिफेंस वाली जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियों को ऑर्डर्स पूरा करके देती हैं, उन कंपनियों पे आप खास तौर पे फोकस करें अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में पैसा लगाना है तो। सर, एक जरा संस्थागत निवेशकों का जो रुझान है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि 2-3 अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो अगस्त में हमने देखा था कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो इन्फ्लोज हैं वो 10 महीने के निचले स्तर पर हैं, पर उसके बावजूद म्यूचुअल फंड्स का जो नेट AUM है अगस्त में वो करीब 39.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। और साथ ही जो रिटेल की म्यूचुअल फंड एसेट्स में जो वैल्यू है, जो भागीदारी है, वो अगस्त में पहली बार 20 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यानी कि रिटेल की जो म्यूचुअल फंड्स में शेयर है, जो भागीदारी है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि DIIs थोड़ी सी बिकवाली कर रहे थे, थोड़ी उनकी ओर से मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही थी। किस तरह का सेंस आप ड्राइव कर रहे हैं जिस तरह का जो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज आ रहे हैं मार्केट में उसको देखकर? देखिए संदीप जी, एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हाईलाइट करूंगा कि 17 महीने में पहली बार म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टॉक्स को रीशफल किया है, यानी कि कुछ सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर से स्टॉक्स को अब वापस से निकाला और नए सेक्टर्स को इंक्लूड किया है अपने जो है म्यूचुअल फंड बास्केट में। तो इस तरीके की चर्निंग म्यूचुअल फंड की चलती रहती है। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट जो सवाल है कि म्यूचुअल फंड में आप देखिए धीरे धीरे करके एसेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब काफी हद तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर के जागरूकता बढ़ी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 साधन थे निवेश करने के जिन पे ज्यादातर लोगों का निवेश होता था। मैं इसका एक लॉजिक भी देता हूं कि क्यों ऐसा होता था। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आपको रियल एस्टेट में देखने को मिलता था, लेकिन रिसेंटली रियल एस्टेट ने पिछले 8 सालों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो उन कंपनी को दिए हैं जो उस रियल एस्टेट में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके शेयर खरीद के आपको ज्यादा पैसे बने, लेकिन आपको प्रॉपर्टी खरीद के उतने पैसे नहीं बने हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को जो है, और चूंकि वहां पर लिक्विडिटी का इशू आता है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग उससे बचते हैं। दूसरी तरफ सोने में निवेश लोग करते थे, अब फिजिकल सोने की जगह अब दूसरे फंडों में आपको निवेश देखने को मिल रहा है। और तीसरा, बैंक की FD के रिटर्न जहां पर आपको 5%, 5.5% मिलते हैं, और वहां पर मार्केट आपको कॉन्फिडेंट के साथ 16, 17, 18%, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए उसका आपको रिटर्न 12% से नीचे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो अट्रैक्शन है वो यहां से मार्केटिंग से आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिन इन्वेस्टर ने, और चूंकि एक जो सबसे बड़ा बदलाव हमारे देश में आया वो ये आया कि जनरेशन जो चेंज हुई है, जनरेशन चेंज होने का मतलब है अब लोग टेकी ज्यादा हुए हैं, डिजिटली ज्यादा हुए हैं, तो उनको इस तरीके के निवेश से कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये निवेश ज्यादा अच्छा लगने लगा, जिसकी वजह से इतनी तेजी से नंबर्स म्यूचुअल फंड में आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए। और इसी वजह से चाहे DIIs या FIIs ने कॉन्फिडेंस कम किया हो, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बड़ा है, लेकिन सर ये जो टेक सेवी लोग आए हैं ना, एक दिक्कत की बात यह है कि इनका जो रुझान है ना, भले ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर आप जैसे कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है, पर इनका ऑप्शंस की ओर जो रुझान है ना वो काफी ज्यादा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि NSE पर इंडेक्स ऑप्शन में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। पहले तो इस ट्रेंड को समझाइए कि आखिर ये हो क्या रहा है, और साथ ही जिस तरह से मौजूदा वित्त वर्ष में डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है, उससे मार्केट रेगुलेटर से भी थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। कुछ और कर्ब्स यानी कि और प्रतिबंध लगाने की भी जो तैयारी है वो FNO साइड में सेबी कर रहा है। तो आखिर ये सेबी की चिंता है क्या, क्या वजह है इसके पीछे, ये भी एक्सप्लेन करिए प्लीज।
देखिए, सबसे पहले एक सवाल इसमें लेते हैं कि डेरिवेटिव में लोगों का निवेश क्यों बढ़ा है। जो मुझे लॉजिक यहाँ पर समझ में आता है वो ये है कि आपने ये माना कि लगभग डिजिटल और यहाँ पर खास तौर से टेक से भी लोग ज्यादा हो चुके हैं और उनको ये भी पता है कि डेरिवेटिव में एक दिन में पैसे ज्यादा कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप लूज भी उतने ही कर सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर फायदा ये होता है लोगों को कि लोग 100 रुपए से एक शेयर खरीदते हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो आप 100 रुपए से 10 शेयर खरीद सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो मार्जिन की ट्रेडिंग है उसकी वजह से डेरिवेटिव के वॉल्यूम यहां पर बढ़े हैं और लोगों को कॉस्ट भी कम करती है। क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं, कैश में जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं, आपको अलग अदर चार्जेस लगते हैं, 2 दिन में आपको वो स्टॉक आता है आपकी डीमैट अकाउंट में। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए लोग मार्जिन ट्रेडिंग को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और चूंकि मार्केट यहां पर ज्यादा वोलेटाइल रहा है, वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ी है और आर्बिट्राज की खास तौर से वोलेटिलिटी यहां पर ज्यादा जनरेट हुई है और इसी वजह से डेरिवेटिव में आर्बिट्राज के वॉल्यूम भी इन्वेस्टर के कंपैरिजन में बढ़े हैं। और इसी वजह से ओवरऑल हम जब वॉल्यूम देखते हैं तो वो डेरिवेटिव काउंटर के वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा बड़े नजर आते हैं। इसीलिए हम आपके प्रोग्राम के थ्रू भी कई बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव में निवेश करें तो जोखिम जरूर जान लें, क्योंकि आप 100 रुपए सोचकर निवेश करते हैं और आपको देने 1000 रुपए पड़ जाते हैं। यानी कि अगर आपका नुकसान होता है तो आप सोचते हैं मैंने तो यहाँ पर 100 रुपए का ही मार्जिन लेकर के ट्रेड किया था, लेकिन आप एक्चुअल वैल्यू देखिए, क्योंकि अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपकी वैल्यू की 10 गुना होती है और इसी वजह से नुकसान भी उतना बड़ा हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और डेरिवेटिव में लोगों का कॉन्सेप्ट इसीलिए या फिर एक दिन में सौदा काट के बाहर निकलना, इंट्राडे के ट्रेड को लेकर के एग्जिट होना, ये रुझान की वजह से यहाँ पर डेरिवेटिव के वॉल्यूम ज्यादा बढ़े। सेबी क्यों चिंतित है सर? सेबी की जो चिंता है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेबी की चिंता इसीलिए क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग यहां पर हो रही है तो इन्वेस्टर के डिफॉल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत से ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिनके बैक ऑफिस इतने स्ट्रांग नहीं है। बैक ऑफिस का मतलब है कि सपोज करिए कि आपने 10% मार्जिन दे करके किसी स्टॉक में ट्रेड किया और हुआ ये कि वो स्टॉक जो है वो एक दिन में 10% से ज्यादा या 5% भी गिर जाता है तो आपका मार्जिन से कहीं ज्यादा नुकसान आपका बढ़ जाता है। और ज्यादा नुकसान अगर आपका बढ़ जाता है तो इस तरीके में डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आदमी पैसा देने से मना कर सकता है। तो ऐसे में केसेस बढ़ेंगे और सेबी इस चीज को अच्छे से समझ रहा है और कहीं ना कहीं से ये जो आपस में जो प्रतिबंध देखने को मिल रहा है या फिर ये कहें कि जो मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर के रिस्क खड़ा हो रहा है वो रिस्क सेबी को अब इसीलिए डरा रहा है। ठीक है, तो रिटेल निवेशकों ने अपने हाथ जलाए हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है जोखिम भी ज़्यादा होता है, डर ज़्यादा होता है पैसा गंवाने का। इसी चीज़ को लेके छोटे निवेशकों के जो हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए सेबी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में एफएनओ ट्रेडिंग यानी वायदा बाजार में जो ट्रेडिंग होती है उसको लेके थोड़े से जो कर्ब्स हैं, जो प्रतिबंध है, वो सेबी की ओर से और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर और बाजार के ऊपर खास डिस्कशन। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। रवि सर, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा लंबा हो गया डिस्कशन, लेकिन आप अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। ये सेगमेंट खास होता है हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि इसमें हम उनके जो सवालों के जवाब है अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। मैं एक एक करके आपके सामने जल्दी से सवाल रखता हूं। सर, पहला सवाल सरसा बिहार से विक्रांत सिंह जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। विक्रांत जी ने इस साल मार्च में रिलायंस पावर के 500 शेयर खरीदे थे, 13 रुपये उनका एंट्री प्राइस था। जुलाई तक एक छोटे दायरे में स्टॉक में कारोबार हुआ, लेकिन अगस्त के अंत से हमने देखा कि शेयर में एकाएक तेजी बनती हुई दिखी। पिछले हफ्ते तो एक अमेरिकी निवेशक फर्म है वर्डे पार्टनर्स, उन्होंने कहा कि इस कंपनी में वो 933 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेंगे, 15% इक्विटी हिस्सेदारी लेंगे। इन खबरों के बीच हमने देखा 6 सितंबर को शेयर ने 25 रुपए के आसपास का जो 52 वीक हाई है वो भी टच किया। विक्रांत जी को अच्छा पैसा वहां पे बन रहा था, हालांकि ऑलमोस्ट डबल हो चुका था उनका पैसा, लेकिन उन्होंने अपना निवेश बनाए रखा और खबर आने के बाद अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी होती हुई दिख रही है। 25 रुपये वाला शेयर गिरकर अब 20 रुपये के आसपास आ गया है। तो अब जरा विक्रांत जी को राय दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, फायदे में तो है, क्या वो बने रहें या मुनाफा वसूल कर लें? देखिए, किसी भी स्टॉक से जिद मत करिए विक्रांत जी, हमेशा कोशिश ये करिए कि स्टॉक को अच्छा प्रॉफिट आता है बुक कर लीजिए। सबसे पहले स्टेप ये लीजिए कि अभी यहाँ पर पार्शियल 50% स्टॉक अपना बुक कर लीजिए। उसके अलावा चूंकि 13 रुपए पे आपकी खरीद है तो नीचे में एक बार स्टॉप लॉस आप 18 रुपए डाल दीजिए। अगर 18 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो पूरी तरह से निकल जाइए। आपके पास यहाँ पर अदर ऑप्शंस हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एबिटा ग्रोथ देखने को मिल रही है और चार्ट्स पर भी टेक्निकली अगर आप फॉलो करते हैं तो वो भी अच्छे दिख रहे हैं। तो आप उन स्टॉक्स में पावर में ही अगर रहना है तो आप टाटा पावर,
या फिर अदानी पावर की तरफ फोकस करें। लेकिन इस स्टॉक में काफी कंट्रोवर्सी रही है, बार बार इस तरीके की संभावनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन रिजल्ट उतना पॉजिटिव इन्वेस्टर के लिए नहीं होता। बहुत से लोग पुराने लेवल्स पर फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप अभी फिलहाल यही स्टेप लीजिए कि 20 रुपए के पास चल रहा है, पार्शियल प्रॉफिट 50% बुक कर लीजिए, 18 रुपए के नीचे जाता है तो पूरा एग्जिट कर लीजिए। ठीक है विक्रांत जी, आपके लिए राय है, वैसे तो आप निकल जाएं शेयर तो बेहतर है, क्योंकि और बेहतर विकल्प आपको बताए जा रहे हैं। इसमें टाटा पावर और अदानी पावर है, लेकिन आपको बने रहना ही है तो 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 18 रुपए के नीचे जाता है तो आप पूरी तरह से एग्जिट कर लीजिए और अपना अभी जो 50% मुनाफा बन रहा है उसको एटलीस्ट आप बुक करिए और एंजॉय कीजिए। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश से स्वाति यादव जी ने ये हमें ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने इस साल फरवरी में टीटागढ़ वैगन्स के 100 शेयर 103 रुपए पर खरीदे थे। इसके बाद जुलाई से इस शेयर ने जबरदस्त तेजी की राह पकड़ी है और हाल में इटली सरकार ने इसकी सब्सिडरी टीटागढ़ फिरेमा एसपीए में करीब 30% हिस्सेदारी ली है और इसी तरह इसमें 14% हिस्सेदारी के लिए यूएई की एक पी फर्म के साथ भी डील की गई है। अब ये शेयर 160 रुपए के आसपास आ गया सर। तो स्वाति जी पूछ रही हैं कि क्या अब इस शेयर में मुनाफा वसूली का समय आ गया है, जितना मुनाफा बन रहा है ले लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल मुनाफा तो यहाँ पर ले लेना चाहिए, लेकिन अभी इसकी रैली थोड़ी और बढ़ सकती है, तो आप 180 का अपसाइड में टारगेट आप लगा सकती हैं। अगर उन लेवल्स पर आता है तो पूरी तरह से निकल सकती हैं। तो आप सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। न्यूज का इम्पैक्ट और सारी चीजें अभी चल रही हैं, फरवरी तक ये स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, तो कोशिश करिए फरवरी से पहले आप अपना यहाँ पर या तो आधा मुनाफा वसूल कर लीजिए और या फिर 180 के पास आता है तो पूरा मुनाफा वसूल कर लीजिए। तो स्वाति जी, या तो आप आधा मुनाफा बुक कर लीजिए या तो फिर 180 रुपए का लेवल आ जाए तब आप पूरी तरह से इससे एग्जिट कर लीजिएगा। तीसरा सवाल दिल्ली से ऋतु पॉल ने हमें हमारे फेसबुक पेज पर शेयर किया है। उन्होंने इस साल फरवरी में डीबी रियल्टी के 100 शेयर खरीदे थे। 92 रुपीज़ उनका एंट्री प्राइस था, लेकिन इसके बाद से इस शेयर की चाल कुछ ठीक नहीं रही है। जुलाई में तो ये टूटकर 53 रुपए के निचले स्तर तक भी फिसल गया था, लेकिन अगस्त में शेयर में हमने देखा फिर से तेजी की राह पकड़ी है। पिछले हफ्ते जब ये खबर आई कि इस कंपनी को अडानी समूह खरीद सकता है, तब से शेयर रॉकेट बन गया और सर्किट भी लगते हुए दिखे ऊपर के स्टॉक में। हालांकि अब ये शेयर 90 रुपए के आसपास ही है, यानी ऋतु अभी भी फायदे में नहीं है। पर ये जानना चाहते हैं कि क्या इस स्टॉक में जो भी मिल रहा है लेकर निकल जाएं क्या, या रुकना चाहिए? देखिए, डीबी रियल्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें सेलिंग फ्रीज या बाइंग फ्रीज लिखता है। फ्रीज क्या होते हैं कि वॉल्यूम बहुत कम होता है और जब स्टॉक गिरता है तो आपको जरूर 90 रुपए दिखता है, लेकिन आप बुक करने जाते हैं तो आपका 50 रुपए में भी शायद तैयार नहीं होता वो सौदा आपके पास आने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, डीबी रियल्टी में काफी स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत पुअर हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत निकल जाइए। अगर आप अनदर रियल्टी सेक्टर में रहना चाहती हैं और इसी में फोकस करना चाहती हैं तो डीएलएफ आपके लिए ज्यादा अच्छा यहाँ पर फायदे का सौदा हो सकता है। उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल डीबी रियल्टी से तुरंत एग्जिट होना चाहिए। तो डीबी रियल्टी से ऋतु जी आप निकल जाइए तुरंत, जितनी जल्दी हो सकती है, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आज हमारे साथ फर्टिलाइजर सेक्टर मार्केट्स के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए।